Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. Dear students, 10 class English book 2 जो है इसका जो यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है जी फर्स्ट एड, उसमें आज जो है हम लेक्चर 3 जो है उसको कंडक्ट करने जा रहे हैं और इसमें जो है वो हम जो इसका ग्रामर का पोर्शन है, जो सिनोनिम है, जो MCQs हैं, हम उसको करेंगे। ठीक है जी। तो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट आवर लेक्चर। बगैर किसी रुके, किसी इंतज़ार के हम अपना तख़ीर के अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें जो है आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन पेज 43। ओके जी। अच्छा, इसमें देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें जो स्टेटमेंट है चूज़ द करेक्ट आंसर, चूज़ द करेक्ट आंसर, ये मैं बीच में लाइन लगा लेता हूँ इस तरह, और कुछ मैं इधर एक्सप्लेन करूँगा, कुछ इधर, ठीक है ना, इस तरह इसकी अच्छी तरीके से डिवीजन हो जाएगी। अच्छा, चूज़ द करेक्ट आंसर में देखें यानी कि पेज है 43 पेज है, ठीक है। और इसमें है जी चूज़ द करेक्ट आंसर, जो सेगमेंट ए है हम वो जो हैं वो करने जा रहे हैं, ए वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, चूज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, अगर जो खून है वो मुसलसल दबाव या प्रेशर डालने के बावजूद जो है वो रिसना जारी रहता है, तो फिर नीचे ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। डू फर्स्ट एड, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद द क्लीन क्लॉथ, सी वाला है सीक मेडिकल असिस्टेंस। अगर लेसन में हमने ये पढ़ा है कि अगर आप उस ज़ख़म के ऊपर कोई पट्टी रख कर हाथ से उसको मुसलसल प्रेशर देते हैं, तो उसके बावजूद भी जो है वो खून रिसना जो है, खून बहना जो रुकता नहीं है, तो फिर हमें यही करना चाहिए कि हमें डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए। तो लिहाजा सीक मेडिकल असिस्टेंट जो है MCQs जो नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1, इसका जो सी वाला है ऑप्शन जो सी है दैट इज़ करेक्ट वन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज 44 जो है उसकी तरफ हम आ जाते हैं, यानी 43 एंड 44 पेजेस हो जाएगा, पेजेस 43 एंड 44। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ, इसमें 3 ऑप्शन है। ए वाला है जी इन्फेक्शन एंड टेटनस, बी एलर्जी, सी रैश। जब ज़ख़म को हम मुकम्मल साफ़ करते हैं, जो थॉरो क्लीनिंग करते हैं, तो उससे इस चीज़ के जो ख़तरात हैं वो कम हो जाते हैं, इन्फेक्शन एंड टेटनस, इन्फेक्शन एंड टेटनस। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन ए है नंबर 2 पे, ए वाला जो ऑप्शन है दैट इज़ राइट वन। अच्छा, नंबर 3 है इफ़ अ डैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, अगर ये चीज़ ज़ाहिर हो जाती है, ब्लैंक में है, अगर ये चीज़ ज़ाहिर हो जाती है तो फिर आप ऑइंटमेंट का जो मरहम का इस्तेमाल है वो छोड़ दें। इन्फेक्शन हो जाता है, बी रैश हो जाती है, खुजली हो जाती है, सी एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक के ऑप्शन बी जो है वो सही है, इफ़ अ रैश अपीयर्स। 3 वाला जो है इसमें जो है वो बी वाला जो है ऑप्शन जो है वो ठीक है, इफ़ अ रैश अपीयर्स। ओके जी। नंबर 4 पे है चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट, आगे ब्लैंक है, नीचे 3 ऑप्शन है, यानी कम से कम जो पट्टी है ये आपने इतनी दफ़ा जो है उसको चेंज करना है। वीकली चेंज करें, ट्वाइस अ डे, या डेली, यानी हफ्तावार इसको चेंज करें, दिन में 2 मरतबा करें या डेली करें। तो कम से कम डेली बेसिस पे जो आपकी पट्टी होती है, जो बैंडेज होता है, मरहम पट्टी होती है, उसको आप चेंज करें। ये ऑप्शन सी जो है नंबर 4 का ऑप्शन जो सी है उस पर आप टिक लगा लें। नंबर 5 पे है जी बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स। बैंड एड जो होती है या जो स्टिकी प्लास्टर्स होते हैं, जो चिपकने वाली पट्टियाँ होती हैं, आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल डैश
यानी जो बैंड एड या स्टिकी सी प्लास्टर होते हैं, चिपकने वाली पट्टियाँ होती हैं, ये किस किस्म के ज़ख्मों के लिए बेहतर होती हैं? स्मॉल वुंड्स के लिए, बर्न्स के लिए, या फ्रैक्चर्स के लिए? तो ये जो स्मॉल वुंड्स होते हैं उनके लिए बेहतर होती हैं, लिहाजा जो 5 वाला है वो आपका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ओके जी। अच्छा, अब आप आ जाएं पेज 46। पेज 46। अच्छा, इसमें है जी पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब की पोजीशन जो है उसको आपने करना है, कहाँ पे एडवर्ब जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन उसकी जो राइट पोजीशन है वो हमने डिस्क्राइब करनी है। ये नीचे जो है सेंटेंसेस के अंदर उसने कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं, लेकिन वो मिस प्लेस हैं, यानी गलत जगह पे वो दिए हुए हैं। आपने वो जो ब्रैकेट के अंदर एडवर्ब हैं उनको राइट प्लेस के ऊपर आपने एडजस्ट करना है। तो ये सेगमेंट है जी ए, ठीक है, पेज 46 सेगमेंट ए, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ये स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें जो पहला सेंटेंस है वो है जी आई एम हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। ठीक है, जब मेरी सालगिरह होती है तो मैं खुश होता हूँ। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ जी ऑलवेज। ये जो ऑलवेज है ये एडवर्ब है, तो इसको आपने राइट प्लेस पे जो है वो करना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद जो है वो इस किस्म का जो ऑलवेज एडवर्ब है वो बेहतरीन रहता है। तो ये आप लगा सकते हैं, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। आगे वही सेंटेंस है, ठीक है। तो ये ऑलवेज जो है ये एडवर्ब है, लिहाजा आई एम ऑलवेज हैप्पी। इस तरह ये आपका जो है इसकी प्लेसमेंट सही हो जाएगी। अच्छा, नंबर 2 पे जो है माई ब्रदर गेट्स अप एट 6 o'clock फ्राम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज़ जॉगिंग। आगे ब्रैकेट में है जी ऑफन। अब ये एडवर्ब जो है ऑफन ये एंड पे लगा हुआ है, लिहाजा आपने इसको सही मकाम पे जो है वो आपने रखना है। माई ब्रदर गेट्स अप एट 6 o'clock फ्राम मंडे टू फ्राइडे एज ही ऑफन, यानी इसको आप सब्जेक्ट के बाद जो है वो आप लगाएं, एज ही ऑफन गोज़। एज यानी पहले भी सेंटेंस मैंने लिखा नहीं है, उसके बाद एज ही ऑफन, ये है जी एडवर्ब, एज ही ऑफन गोज़ फॉर जॉगिंग, गोज़ जॉगिंग। फॉर इसने नहीं लगाया हुआ, चले कोई बात नहीं है। लिहाजा इसकी जो करेक्ट प्लेसमेंट है एडवर्ब की जो पोजीशन है वो ऑफन जो है, एज ही ये सब्जेक्ट है और उसके बाद ऑफन जो है वो लगा दिया है। इस तरह ये भी आपकी जो प्लेसमेंट है ये ठीक हो जाएगी। आगे नंबर 3 वाला जो है वो हम करते हैं। अच्छा, ही वेंट टू मार्केट लास्ट नाइट, ही वेंट टू मार्केट लास्ट नाइट। तो कल रात की बात है कि वो मार्केट गया। यहाँ पे जो इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है, यानी ही वेंट टू मार्केट लास्ट नाइट, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। ही वेंट टू मार्केट लास्ट नाइट, ये सही है। नंबर 4 जो है हैव यू बीन टू हुंजा वैली एवर। ठीक है, यानी एवर है या नेवर है या ऑफन है, तो इसको आपने ज़्यादातर सूटेबल जो प्लेस होती है वो सब्जेक्ट के बाद होती है। हैव यू एवर बीन, हैव यू एवर बीन। आगे वही सेंटेंस जो है वो सही है, हैव यू एवर, ये एवर जो है ये एडवर्ब है और इसकी जो सूटेबल पोजीशन है वो यही है, हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली। अच्छा, नंबर 5 अब हम करने जा रहे हैं
नंबर 5 जो है द बर्ड्स वर चिरपिंग, आगे ब्रैकेट में ब्यूटीफुली। तो देखें ये जो ब्यूटीफुली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये हमेशा सेंटेंस के, यानी जो एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के एंड पे ही आते हैं। द बर्ड्स वर चिरपिंग ब्यूटीफुली, द birds were chirping ब्यूटीफुली। ये ब्यूटीफुली जो है ये एडवर्ब है और यही इसकी पोजीशन है, यानी इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे ठीक है। आगे नंबर 6 जो है वो है जी आई एम वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव, आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स स्टिल, आगे ब्रैकेट में है स्टिल। तो इसके भी जो प्लेसमेंट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद है, आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग। ओके, इस तरह ये जो आपका एडवर्ब स्टिल है ये यहाँ पे जो है ये सही है। अच्छा नंबर 7 जो लास्ट है, ही सॉ अ ब्लाइंड बेगर इन द मार्केट, ठीक है। तो ये वैसे भी इन द मार्केट ये अपनी जगह पे सही है, इसको आप शुरू में भी लगा सकते हैं और एंड पे भी लगा सकते हैं। ही सॉ अ ब्लाइंड बेगर इन द मार्केट, ये यहाँ पे सही है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन द मार्केट ही सॉ अ ब्लाइंड बेगर, ठीक है। ये एडवर्ब जो है इन द मार्केट, तो ये इसकी पोजीशन सही है। अच्छा इसी पेज पे पेज 46 पे जो है वो हम करने जा रहे हैं आगे जो है इसका ये है पेज 46 एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज पेज 46 ये है जी, इसकी जो है हेडिंग क्या है, ADVERB एडवर्ब फ्रेज, यानी कि ऐसा सेंटेंस, ऐसी फ्रेज जिसमें एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया हो, डेट इज़ कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। अच्छा इसकी डेफिनेशन बॉक्स के अंदर लिखी हुई है, एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, यानी ये वर्ड का एक ग्रुप होता है और ये एडवर्ब का काम जो है वो करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल उसने दी है, ही वर्क्स केयरफुली, दे रेस्टेड एट सनसेट, एट सनसेट जो है या केयरफुली जो है ये जो है एडवर्ब फ्रेज के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अब जो काम हमने करना है वो है इसका बी सेगमेंट, बी सेगमेंट। अच्छा उसकी स्टेटमेंट है, फाइंड अ सूटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी फाइंड अ सूटेबल एडवर्ब, एक सूटेबल जो है एडवर्ब जो है वो हमने तलाश करना है टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दरअसल जो सेंटेंसेस हैं इनमें कुछ एडवर्ब फ्रेजेस लगाई गई हैं, लेकिन आपने एडवर्ब फ्रेज की जगह जो है वो सूटेबल जो एडवर्ब है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा इसमें देखें जो सेंटेंस नंबर 1 है जिसको मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ वो है कुछ यूँ है, आर टीचर वांटेड डेट वर्क टू बी डन विदाउट डिले, विदाउट डिले ये एडवर्ब फ्रेज है। विदाउट डिले जो बोल्ड करके लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर, दिस इज़ एडवर्ब फ्रेज, और इस एडवर्ब फ्रेज की जगह आपने सूटेबल जो एडवर्ब है वो लगाना है। वो क्या है जी, विदाउट डिले का आप इसमें सून जो है, विदाउट डिले की जगह आप इसमें सून जो है उसकी जगह वो लगा सकते हैं, ठीक है। विदाउट डिले वो एडवर्ब फ्रेज है और सून जो है वो एडवर्ब है। अच्छा नंबर 2 है, शी इज़ विदाउट डाउट द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट, विदाउट डाउट ये एडवर्ब फ्रेज है, तो इसकी जगह जो सूटेबल एडवर्ब है वो अनडाउटेडली लग सकता है,
अनडाउटेडली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 जो है सेंटेंस नंबर, वो पेज है 47, पेजेस 47, 46 एंड 47। 46 से ये शुरू होता है और 47 तक ये आगे है। नंबर 3 वाला सेंटेंस है जी, दिस प्लांट फ्लावर्स, ये जो पौधा है ये फूल देता है, फ्लावर्स वंस एवरी ईयर, यानी हर साल एक दफ़ा, ठीक है। तो वंस एवरी ईयर ये बोल्ड करके लिखा गया, इसको हाईलाइट किया गया है। तो ये एडवर्ब फ्रेज़ है, आपने इसकी जगह सूटेबल एडवर्ब लगाना है। तो वंस एवरी ईयर का जो एडवर्ब है वो ईयरली हो सकता है, YEARLY, ईयरली का मतलब होता है साल में एक दफ़ा। अच्छा, नंबर 5 जो है वो है जी, द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाई एक्सीडेंट। बाई एक्सीडेंट जो है ये एडवर्ब फ्रेज़ है और इसकी जगह आपने सूटेबल एडवर्ब लगाना है। बाई एक्सीडेंट का मतलब होता है इत्तेफाकी तौर पर या हादसाती तौर पर, ठीक है ना, बाई चांस जिसको हम कहते हैं। तो इसका जो है बाई एक्सीडेंट का आप जो एडवर्ब है, सॉरी, ये जो है नंबर 4 वाला जो है वो मैं मिस कर गया हूँ, मैं पहले 4 वाला करवा लेता हूँ, ठीक है। 4 वाला है जी, यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल। इन अ वाइल जो है ये एडवर्ब फ्रेज़ है और इन अ वाइल का जो एडवर्ब होता है वो शॉर्टली हो सकता है, शॉर्टली, ठीक है, SHORTLY। अब आप 5 की तरफ आ जाए। द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाई एक्सीडेंट। बाई एक्सीडेंट ये एडवर्ब फ्रेज़ है और इसका जो एडवर्ब सूटेबल है वो एक्सीडेंटली हो सकता है, ACCIDENTLY, ठीक है। लिहाजा ये वो सेंटेंसेस है जिसमें हमने एडवर्ब फ्रेज़ को कन्वर्ट किया है एडवर्ब के अंदर, ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे जो है वो आ गया जी जेरेंड एंड इन्फिनिटिव्स। जेरेंड एंड इन्फिनिटिव्स, gerund and infinitives। gerunds और infinitives, ओके जी। अच्छा स्टूडेंट, जेरेंड का मैं ये बताता जाऊँ कि जो ING वाली फॉर्म होती है वो जेरेंड होती है और जेरेंड वर्क एज अ नाउन, ये नाउन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है जेरेंड। मसलन जैसे स्विम से स्विमिंग हो गया, ठीक है ना, ये स्विमिंग क्या है, ये जेरेंड है, ठीक है। और इन्फिनिटिव जो है, टू जो है, टू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट वर्ब आ जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है, ये इन्फिनिटिव्स हो जाते हैं। जेरेंड स्विमिंग है, जस्ट जंपिंग है, डांसिंग है। ING वाले जो हैं जितने भी वर्ब होंगे वो जेरेंड की कैटेगरी में आएंगे अगर वो काम करें एज अ नाउन, ठीक है। और टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो इन्फिनिटिव्स की कैटेगरी में आएंगे, जैसे टू गो है, टू स्लीप है, टू सिट है, ठीक है। तो ये उन्होंने बॉक्स में इसको डिफ़ाइन भी किया हुआ है। लेकिन अब जो इसकी हमने एक्सरसाइज करनी है वो सी है, सी सेगमेंट है। इसमें उन्होंने कहा जी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनिटिव और जेरेंड विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट। ये उन्होंने ब्रैकेट में कुछ वर्ब दिए हुए हैं, आपने सूटेबल तौर पर इनके साथ इनको एज अ जेरेंड इस्तेमाल करना है या इनको एज अ इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो नंबर 1 है वो है जी, वी फेल्ट द प्लेन शेक इन द स्टॉर्म। इन द स्टॉर्म, शेक का मतलब हिलते हुए, ठीक है ना, शेकिंग करते हुए। वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग, ठीक है। तो पहले में ये जेरेंड लगेगा, SHAKING, शेकिंग, ये जेरेंड यहाँ पे लगेगा। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड, स्मोक आगे लिखा हुआ है, टू स्मोक नहीं होगा, स्मोकिंग यानी मैं सिगरेट नोशी जो है
उसको हमेशा मैंने नापसंद किया है, तो यहाँ पे स्मोकिंग जो है वो सूटेबल है, यानी नंबर 2 पे आपने स्मोकिंग ही लगाना है। यहाँ पे भी जेरेंड का इस्तेमाल है, ये भी जेरेंड है। अच्छा, आई एन जी में जितने भी बनते जाएंगे जो एज अ नाउन काम करेंगे, ये ना शेकिंग ये एज अ नाउन काम कर रहा है, ये स्मोकिंग ये एज अ नाउन काम कर रहा है। अच्छा, सेंटेंस नंबर जो 3 है, वेयर डिड यू लर्न स्पीक फ्रेंच। अब ब्रैकेट में जो है वो जो वर्ड है वो स्पीक है, तो इसमें जो सूटेबल लग रहा है वो टू है, टू स्पीक बोलना, ठीक है, टू स्पीक। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक, इसमें टू स्पीक लगेगा, ठीक है, स्पीक। तो यहाँ पे ये इन्फिनेटिव आ जाएगा, ये क्या है, ये इन्फिनेटिव, टू स्पीक, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म जब लगती है तो वो इन्फिनेटिव का काम करती है। इस तरह जो नंबर 4 है वो है, इज़ द एग्जीबिशन वर्थ डैश, आगे जी विजिट, वर्थ के बाद हमेशा जेरेंड ही आएगा, यानी आईएनजी फॉर्म आएगी। इज़ द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग, विजिटिंग VISITING, यानी ये यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है। आई डोंट माइंड गेट अप अर्ली, यानी मुझे कोई इतराज़ नहीं है सुबह उठने, जल्दी उठने में। आई डोंट माइंड टू गेट अप अर्ली, ये भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल है वो यहाँ पे जेरेंड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली, गेटिंग अप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है एक सेंटेंस जो है वो है, इज़ द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग, ये हो गया है। अच्छा, आई डोंट माइंड, ये नंबर 5 और नंबर 6 है, वी वुड लव डैश कम विद यू। अब ये यहाँ पे वी वुड लव कमिंग विद यू, लेकिन ये सूटेबल नहीं इतना कर रहा, टू कम, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव जो है वो सूटेबल है, टू कम, यानी ये इन्फिनेटिव यहाँ पे लग गया है। अब नंबर 7 जो सेंटेंस है, शी सीम्स, ऐसे लगता है, उसे ऐसा लगता है डैश नो दिस प्लेस, शी सीम्स नोइंग दिस प्लेस, ये तो सूट नहीं कर रहा, नोइंग दिस प्लेस, यानी यहाँ पे जी आप जेरेंड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नोइंग, NOWING, नोइंग। तो ये कईयों में जेरेंड लगे हैं, कईयों में इन्फिनेटिव लगा है। इस तरह ये भी आपकी जो है ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अब नीचे जो है आगे जो सेंटेंसेस हैं ये हमें ओरल करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने लिखा है आइडेंटिफाई जेरेंड एंड इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें ये है कि मैं आपको अंडरलाइन जो है वो करवाता जाऊंगा। इसमें देखिए ये डी वाला जो सेगमेंट है, पहले सी किया फिर डी किया है, सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने जैसे कि ये देखें आपको बता दिया है कि अगर आईएनजी फॉर्म लगी होगी तो फिर वो जेरेंड्स होंगे, और अगर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो फिर वो इन्फिनेटिव हो गए, बस आपने उसको अंडरलाइन करना है। तो सेंटेंस नंबर 1 है, माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग, स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जो है ये जेरेंड है, ब्लीडिंग क्या है, आईएनजी में चला गया है, लिहाजा ये जेरेंड है। नंबर 2 सेंटेंस जो है, टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, टू क्लीन, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई है, लिहाजा यहाँ पे ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है। डोंट कीप चेकिंग, कीप चेकिंग, अब देखें यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है, तो लिहाजा ये जेरेंड है, टू, लिहाजा चेकिंग को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। टू कीप चेकिंग, टू सी, इसके आगे इन्फिनेटिव भी आ सकता है, टू सी, जो टू सी है वो इन्फिनेटिव है क्योंकि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लग गई है। डोंट कीप चेकिंग, इसको भी अंडरलाइन करें, चेकिंग को, और टू सी को भी अंडरलाइन कर लें, चेकिंग हमारा जेरेंड हो जाएगा और टू सी जो है ये इन्फिनेटिव की कैटेगरी में चला जाएगा। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड, ट्राई टू कीप, टू कीप, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई है, लिहाजा इसको अंडरलाइन करें, ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है। नंबर 5 पे है, इफ़ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, यानी आपने स्टॉप के साथ जो यूजिंग है, यूजिंग को अंडरलाइन करें, यहाँ पे ये जेरेंड है।
नंबर 6 जो है, इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वुंड आफ्टर वॉशिंग यूज़ ट्वीज़र्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। ठीक है, इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वुंड आफ्टर वॉशिंग, आफ्टर वॉशिंग, वॉशिंग आईएनजी फॉर्म में आ गया तो ये जेरेंड है। ठीक है, अच्छा, यूज़ ट्वीज़र्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव, टू रिमूव को भी अंडरलाइन कर लें, ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका जो है, ये आपकी जो ग्रामर का पोर्शन है रिलेटेड टू यूनिट 4 जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके मैंने ट्रांसलेशन भी कर दी है, इसके मैंने क्वेश्चन आंसर भी कर दिए हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में इसके जो ग्रामर का पोर्शन था वो भी मैंने कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।